संसाधन और विकास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जो पहले पढ़े थे कि संसाधन, सबसे पहले हम लोग पढ़े थे संसाधन क्या है, उसके बाद बढ़े संसाधन का वर्गीकरण हम लोग 4 प्रकार से किए। 4 प्रकार में पहला प्रकार हम लोग कल पढ़े थे, जिसमें हम लोग पढ़े थे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर भी 2 भागों में बांटा गया है। इसको समझना है, बहुत अच्छे से समझना है इसको। बस समझ गए हम एक बार तो फिर उसको हम लोग कभी भी हम लोग याद कर सकते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया था। क्या क्या बांटा गया था? एक जैव और एक अजैव। जो नहीं देखे हैं वो फिर से एक बार देख लेंगे, इसलिए हमने इसको फिर से रिपीट कर दिया। यानी उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया। पहला जैव था और दूसरा अजैव। जैव यानी जीवमंडल, जीवमंडल से जो हमें प्राप्त होता है वह जीवमंडल कहलाता है। यानी जीवमंडल से जो हमें प्राप्त होता है वो वही चीज़ हमें जीवमंडल कहलाता है। यानी कहने का मतलब है कि जीवमंडल में हम लोग जिसमें जीवित प्राणी वो वही जीवमंडल कहलाता है। और जिसमें निर्जीव वस्तुएं प्राप्त होती है, जो निर्जीव होते हैं, जिसमें जान नहीं होता है, उसको हम लोग अजैव कहते हैं। और आगे हम लोग पढ़ेंगे फिर दूसरा में समाप्यता के आधार पर। समाप्यता के आधार पर तो इसके आधार पर भी हम लोग 2 भागों में बांटे हैं। समाप्यता के आधार पर जो है संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। यानी कि संसाधन में भी 2 और समाप्यता के आधार पर भी 2 भागों में बांटा गया। पहला नवीकरण और दूसरा अनवीकरण। नवीकरण में कहता है कि वैसे संसाधन, नवीकरण में वैसे संसाधन को लाया गया है या वैसे संसाधन को कहते हैं जिसको हम लोग भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा, भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा उसको हम लोग पुनः निर्माण कर सकते हैं। यानी कि हम लोग उसको तकनीकी के द्वारा उसको रिसाइकलिंग करके हम लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वही हम कहता है नवीकरण। इसको हम लोग पूर्ति संसाधन भी कहते हैं। इसको हम लोग पूर्ति संसाधन भी कहते हैं। तो इसमें हम लोग इसका उदाहरण बड़ा मस्ट है। उदाहरण हम लोग को याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे क्वेश्चन पूछ दिया है कि पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा किसके आधार पर कहा गया है? तो पवन ऊर्जा जो है नवीकरण के आधार पर कहा गया। तो नवीकरण में यदि उदाहरण हम लोग समझेंगे तो एक पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, जल है, वन है, वन्य जीव है। पवन ऊर्जा, इसको हम लोग यदि समझते हैं तो पवन ऊर्जा से हमें क्या मिलता है? बिजली मिलता है। जो बड़े बड़े पोल में पंखा लगा हुआ रहता है उससे हम लोग बिजली उत्पादन करते हैं। सौर ऊर्जा, जब तक सूर्य है तब तक हम लोग सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बिजली बना सकते हैं। उसी तरह कहता है अनवीकरण। अनवीकरण क्या है? वैसा संसाधन जो बहुत लंबे अंतराल तक, यानी कम से कम लाखों वर्ष के बाद यह जो है बनता है। जैसे खनिज लवण जो है लंबे अंतराल के बाद ये सब बनता है। जीवाश्म लंबे अंतराल के बाद बनता है। इस सब में यदि हम उदाहरण समझेंगे तो जो है कोयला है, पेट्रोल है, ये सब जो क्या है, ये सब जो है एक ही बार हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। जैसे कोयला एक बार यदि जला दिए हम लोग तो दोबारा उसको हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, एक बार में ही वो राख हो जाता है। उसी तरह पेट्रोल, हम कोई भी गाड़ी चलाने के लिए, कोई वाहन चलाने के लिए उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इस्तेमाल करने के बाद क्या होता है? वह ख़त्म हो जाता है, वो और दोबारा इस्तेमाल लायक नहीं होता है। वही है अनवीकरण। तो हम लोग इसको आज हम लोग समाप्यता के आधार पर हम लोग समझें। इसको हम लोग जल्दी में से हम और एक बार फिर से बता देते हैं कि समाप्यता को 2 भागों में बांटा गया। पहला नवीकरण, दूसरा अनवीकरण। नवीकरण में क्या है? भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा उसको फिर से रिसाइकलिंग करके हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर उसका इस्तेमाल करते हैं। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल, वन, वन्य जीव, ये सारा इसके उदाहरण है। दूसरा अनवीकरण क्या होता है? जो लंबे अंतरालों में जो बनता है उसी को हम लोग अनवीकरण करते हैं, जिसमें खनिज और जीवाश्म आता है। और इसमें कोयला, पेट्रोल, ये सारा चीज़ हम लोग देखते हैं कि कैसे एक बार ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। समाप्यता मतलब समाप्त हो जाना। तो नवीकरण में हम लोग जो समाप्ति की अवस्था में जाता है उसको हम लोग फिर से रिसाइकलिंग करके इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अनवीकरण में क्या होता है कि हम लोग एक लंबे अंतराल में बनता है लेकिन हम लोग इसको रिसाइकलिंग नहीं कर पाते हैं या एक बार इस्तेमाल करने के बाद यह ख़त्म हो जाता है। अब हम लोग अगला पॉइंट में हम लोग समझेंगे। इसी में आज हम लोग ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।